हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सभी के? सर ये कौन सी सेक्शन की क्लास है? इलाइट्स की। सर मैं लगता है अनवांटेड बच्चा आ गया, मैं चल रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मोटिवेटर लगा लो साथ में। क्या अलग क्लास कहाँ ठीक है, लगानी? सारी क्लासेस हो तो गई हैं। ओके। सारी क्लासेस हो तो गई हैं। सर सर दो आपने तीन अभी एक्स्ट्रा। क्यों ली हम्म। आपने अभी क्यों ली ये वाली क्लास? भाई मेरी क्लासेस ही छीन ले रहे हैं बाकी वाले। सर आप ही सारी क्लासेस ले लो, ऐसा करो एक्स्ट्रा क्लास ले लो। मैंने 10th में भी नहीं ली, वहां पे भी आए एसएसटी वालों ने सारी क्लासेस ले ली। उधर भी मेरी क्लास नहीं हुई सर भाई। ऐसा करो सारी क्लासेस का जो इसी क्लास में लगा दो, 3-4 घंटे की क्लास बना दो इसे। 3-4 घंटे की क्लास बना दो। हाँ सर, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा मेरे को। ओ यार तू चुप बैठ। सर आप कैसे हो? ठीक हो? और तू चुप बैठ जा, बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ ले। बढ़िया। सर कल छुट्टी है। सर टीचर्स बस को छुट्टी पता हो तो जल्दी छुट्टी बता वाले दो। को छोड़ दो। सर छुट्टी होगी, बारिश हो छुट्टी जाती अभी है बेटा जब भी पहले स्कूल में। पहले पहले क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है, उसके बाद छुट्टी अनाउंस होती है। और छुट्टी ही होगी। बहुत बारिश हुई है आज तो, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। हाँ सर, छुट्टी होनी यस सर, चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सर छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी। सीधे राजवर्धन पेपर सिंह। हो जाएंगे ना? सर सीधे पेपर होंगे ना? राजवर्धन सिंह, राम राम। बच्चे अभी हो सकता है कि आपकी यूट्यूब कैंसिल ही हो जाए, जिस हिसाब से हिसाब चल रहा है ये। सीधे T1 हो। है ओ, सर कब ओ आएंगे? बब्बू चुप करना। बब्बू चुप सर, कर। कब जाएंगे? सर इसको म्यूट करो ये यार, बोले जा रहा है सबका। सारंग तू निकल ही जा क्लास से। लड़ाई कर रहे हैं। चलो, सारे म्यूट हो गए। नहीं हुए। आगे अस्मिता। सारे म्यूट हो गए, अनम्यूट क्यों कर रहे हो भाई अपने आप को? सर नहीं हुए यार, म्यूट अभी है। कोई दृश्य दृश्य को क्या हो रहा है? एक दृश्य, क्या नाम है इसका? गुप्ता। बब्बू चलो, बब्बू। भव्या। भव्या। कल जो किया था समझ आया था? आ गया था सर, आ गया था। कुछ बच्चों को दिक्कत थी कि भाई एटम्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो थोड़ा सा उनके लिए हम ना टॉपिक को स्टार्ट से थोड़ा सा कर देते हैं। एक्चुअली वो टॉपिक जो था ना, वो हमने चैप्टर में आगे से पकड़ा था, मोल कंसेप्ट। मैं सोचा था कि समझा देते हैं पहले, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत कल आई है। इसलिए अभी जो हम शुरू करेंगे, एटम्स के बारे में समझेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे। क्या हो रहा है? चलो चलो, सबसे पहले हम समझेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, कि लॉज कौन से होते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। लॉज पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन की, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बच्चे। यहाँ से 100% चांस है कि पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके पॉस्टुलेट्स आपको करने ही करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद एटम क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और एटॉमिक मास क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। क्लियर है बात आप सभी को? ठीक है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कल बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी। ठीक, क्या आप सभी ने देखे हैं? ये सारे आपने देखे होंगे, ट्रैक्टर देखा होगा, केमिकल्स देखे हैं, वुड देखी है, या अपने क्या बोलते हैं, अपना समुंदर देखे हैं, फ्रूट्स देखे हैं।
कभी आया कि ये चीजें बनती किस चीज से है ना। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि सर ये यार ये घर बना, घर की जो ईंट है ये मिट्टी है, तो मिट्टी किससे बनी होगी। कभी आपने ये सोचा होगा कि यार ये फ्रूट है, फ्रूट एक ही तरह का होता है, ये फ्रूट किससे बना होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अगर बच्चे किसी से बनती हैं, वो बनती हैं किससे, एटम से। किससे बनती है, एटम से। ठीक है, अब ये एटम क्या है भाई, आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया है चीजें एटम से बनती हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि एटम क्या है ना। सर तो स्मॉलेस्ट एटम क्या यूनिट है ऑफ इसके लाइफ। बारे में, सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी चीज का, यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, अब देखो पहले मेरे को बोलने दो, फिर आप कहते रहना। ठीक है, देखो बच्चे जैसे आपने एप्पल काट दो, एप्पल दो पीसेस में कट जाता है। ठीक है, लेकिन आप एप्पल छोटा 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 काटो जिसके बाद वो डिविजिबल ही ना हो। ठीक है, अगर आप एप्पल को क्रश कर रहे हो इस तरह से, जैसे आप इतना छोटा छोटा काट रहे हो कि वो बिल्कुल मतलब कि उसके आगे वो डिविजिबल ही ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने उसका चूरा बना दिया। अगर आप एप्पल का चूरा बना दोगे तो उसमें से एक ऐसी चीज निकल के आएगी जिसके आगे वो डिविजिबल नहीं होता। स्क्रीन सभी को दिख रही है, स्क्रीन सभी को दिख रही है ना। नो सर। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, अरे भाई ये क्या चक्कर है भाई, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही। नो सर। रिशांत 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 बच्चे स्क्रीन दिख रही है सभी को, आपका इशू है, आप बंद करके स्टार्ट करो। आप एग्जिट करके फिर से क्लास में आओ, बाकी सभी को दिख रही है ना स्क्रीन। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल को बिल्कुल छोटा 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 हम क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे, वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में यह है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अब बात है कि ये एटम है क्या भाई, एटम है क्या। हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल था, हमने उसको डिवाइड किया छोटे मॉलिक्यूल में, फिर हमने इसको और छोटे मॉलिक्यूल में, फिर हम इसको डिवाइड करने लगे, पता चला कि भाई अब इसकी जो डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है। तो जब इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं हुई तो चीज को हमने क्या बोला बच्चे, इस चीज को हमने नाम दिया किसका, एटम। इसका नाम दिया एटम। वेरी एटम। गुड। तो जिसको हमारे जो पुराने जो क्या बोलते थे, योगी बाबे जो होते थे, उन्होंने इसको पदार्थ। नाम दिया परमाणु का। किसका, परमाणु का, पदार्थ नहीं परमाणु। ठीक है, परमाणु का नाम इसको दिया गया। ठीक है भाई, अब एटम का नाम किसने दिया, एटम का नाम दिया डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने बच्चे इसको नाम दिया एटमस। एटमस नाम से जो एटम बना है, एटम का नाम जिसको हम बोलते हैं, इस ग्रीक वर्ड का नाम मतलब है परमाणु। भाई अपना माइक बंद करो, किसका ऑन है ये, जब मैं बोलूंगा तभी ऑन करना माइक। ठीक है, परमाणु का मतलब है जो डिविजिबल नहीं है, अविभाज्य, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लोहा लिया, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, ऑक्सीजन है, ये किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट से। मैंने आपको बताया था कल, अगर हम अपने प्रेडिक्ट टेबल में, आपने भी अपने प्रेडिक्ट टेबल जो है 20 एलिमेंट्स याद किए होंगे, तो उनमें सारी चीजें क्या है, एलिमेंट्स के तौर पे हमारे पास मिलती है। अब एलिमेंट, अब अगर बात करेंगे कंपाउंड की, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। सपोज किया कोई एलिमेंट है ए, वो एलिमेंट बी के साथ मिलेगा तो उसने एक कंपाउंड बनाया सी। इसमें इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, और ये जो सी कंपाउंड बना, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये क्या होंगी, इन दोनों से क्या होंगी, अलग होंगी। इन दोनों से क्या होंगी, अलग होंगी। कंपाउंड के बारे में जानकारी मैंने आपको पहले दी हुई है, आपने लिखा भी है नोटबुक्स पे, नोट्स में। ठीक है, अब वही, अब बात आती है कि भाई ये एलिमेंट्स कंबाइन करते कैसे। सर आपने बता तो दिया कि हाँ एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि एलिमेंट्स कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है भैया, मेरी गलती है, नहीं बताया, अभी बता देंगे। देखो एक हमारे पास व्यक्ति आए जिनका नाम था
एंटोनी लॉरेंट लेवोसाइड। और इस बंदे को बच्चे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। एक बच्चे ने 9th क्लास में मेरे से सवाल पूछा था, तो मैंने बोला था कि मैं समय आने पे तेरे को जवाब दूंगा। तो आपको इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, इस व्यक्ति का रखना है, इस व्यक्ति का नाम याद रखना है। नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोसाइड। क्लियर है बात? इस व्यक्ति को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आप इसकी शक्ल भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी क्विज कंपटीशन में जाते हैं, वहां पे पिक्चर परसेप्शन होती है हमारे पास, कि आपको पिक्चर दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि मैं सारे साइंटिस्ट की पिक्चर आपके लिए लेके आता हूँ कि आपको एटलीस्ट शक्लें याद रहें। तो आपको पहचानना होता है कि पिक्चर दिखाएंगे, आपको बोलेंगे कौन सा साइंटिस्ट है, तो आपको याद रहना चाहिए कि लेवोसाइड है। क्लियर है बात? चलो अच्छी बात है। इस बंदे ने हमें 2 लॉज दिए। क्या मैंने इन लॉज के बारे में आपको क्लास में नहीं पढ़ाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या मैंने जब आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डेफिनेशन करवाई थी, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था इनके बारे में? समझाया था? समझाया था कि नहीं समझाया था क्लास में? बच्चे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने समझाया था क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको कंपाउंड बना के दिखाया था, याद है थोड़ा थोड़ा किसी को? यस सर। कोई दे दो, ये याद है? करवाया था ना क्लास में? देखो, याद ही नहीं है बच्चों को कि करवाया है, क्या फायदा मेरा कराने का। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने 2 लॉज दिए। लॉ क्या थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है भैया, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, आप में से कोई बच्चा नोट्स तो नहीं बना रहा अपने इस समय कि मैं थोड़ा सा स्लाइड जो है रुकूं, कि मैं सर बना रहा हूं, मेरे को उतारने दिया जाए? लिख रहा है कोई ऐसे? माइक ऑन करके बोलेगा। क्या आप में से कोई बच्चा लिख रहा है? नहीं लिख रहा है ना? चलो अच्छी बात है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो कह रहे हैं कि एक केमिकल, मेरे को बोलने दे भाई, बोलने दे थोड़ा सा। देखो, कह रहे कि केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा वो उसे जो है बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या? ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो देखो, अगर हम ये सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं किसी चीज में, तो मेरे पास कोई नया कंपाउंड बन रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज में सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज में बस ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो है नई चीज को, जो मास को जो है चेंज नहीं कर सकते, मास को जो है चेंज नहीं कर सकते। ये आपको डायग्राम बता रहा है कि हमने क्या किया, इन दोनों चीजों का अगर हम मास लेंगे, पहला जो हमने मास लिया एक चीज का, फिर हमने दूसरी चीज का मास लिया, फिर हम इसका फिर से वेट करेंगे, तो हमारे पास जो मास है वो क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा इन दोनों को मिला के। समझ आ रही है? कहने का तात्पर्य सिंपल है कि मास जो है वो ना ही बनता है, ना ही घटता है, ना ही कम होता है, ना ही खत्म होता है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ कन्वर्ट होता है। कह रहे कि ये आपके पास वेरियम सल्फेट है, वेरियम सल्फेट का आपके पास जो मास आया वो आया 150.2137 ग्राम। लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों? देखो, रिएक्शन से पहले आपके पास जो मास था वो ये था 150 पॉइंट, और रिएक्शन के बाद भी ये मास रहा, ऐसा क्यों भाई? अगर हमने रिएक्शन कर दी तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे, इस डायग्राम को देख के आप क्या समझ पा रहे हो कि रिएक्शन से पहले जो मास था और रिएक्शन के बाद जो मास था, दोनों ही केसेस में हमारे पास मास क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। इसका मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे पास कोई ना तो कम हुई, ना ही कोई चीज बढ़ी है, ना ही कोई चीज कम हुई है, ना ही कोई चीज बड़ी है। उसी में से जो सारी चीजें हैं बनकर एक नई रिएक्शन को बना रही हैं। तो यही इसीलिए कहा गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां से हमारे पास किसकी जो है क्या चीज की क्या चीज बनी, यहां से हमारे पास बनती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बनी हमारे पास, क्या टॉपिक बनता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमारे पास क्या रहता है कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा बच्चे, प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। ऐसा ये कहना चाह रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। क्लियर है बात। तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता था, डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अगर समझ आया तो यस सर लिखोगे, अगर डाउट है तो डाउट लिखोगे कमेंट सेक्शन में। अगर समझ आया है तो यस सर लिखोगे, अगर डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखोगे। भाई इतने बच्चे हैं क्लास में। हेलो हेलो, क्लास सुन रही है मेरे को? वेरी गुड। वेरी गुड। एक तो 65 बच्चों में से हमारे पास सिर्फ 14 बच्चे प्रेजेंट है इस क्लास में। 14 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। फिर जब मैं क्लास में वापस जाऊंगा और ये बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो पढ़ाया ही नहीं, आपने आपने तो कुछ कराया ही नहीं। फिर ये लोग घर पे पेरेंट्स को बताएंगे और पेरेंट्स क्या करेंगे, प्रिंसिपल सर को फोन करेंगे। अब मुझे बताओ, इंटेलिजेंट क्लास इलाइट्स में से भी कितने ही बच्चे प्रेजेंट है इस क्लास में, मैं बताता हूँ। राजवर्धन है, मनस्वी है, अस्मिता है, बस पारस है। बाकी वाले बच्चे कहाँ पे हैं? सर मैं भी आया हूँ। हाँ अध्ययन मेरे को पता है। तो बाकी बच्चे क्लास नहीं लगाएंगे, फिर बाद में गलती किसकी, गलती की टीचर ने करवाया नहीं। यहाँ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके सामने कि आप एक छोटी छोटी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके दिमाग में बैठ जाए ईंट की तरह, लेकिन बच्चे। हाँ भाई शिवांश तू भी है, लैपटॉप की बैटरी भी डेड हो गई। यहां तक हमने किया, समझ आया सभी को? पारस सर आपकी गलती, मेरी क्या गलती है भाई पारस? सर जब आपने पारस बोला ना मेरी कि क्या पेरेंट्स गलती बोलते है? हैं, मैं आप बोल रहे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मैंने बोला आपकी गलती है। हाँ, तो बोलेंगे मेरी गलती है कि सर ने करवाया ही नहीं क्लास में। अब मैं क्या कर, देखो अगर बाय द वे एक चीज, हाँ खुशी प्रेजेंट है। देखो अगर आप सोचो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर सपोज क्या एक हफ्ता भी स्कूल बंद रहते हैं और हम जो एक हफ्ता यहाँ पे पढ़ेंगे और वो बच्चे क्लास क्लास में जाके बोलेंगे सर हमें फिर से रिवाइज करवाओ, तो कितना ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा। समझते नहीं है बच्चे बात को। ठीक है बच्चे, ये उतार रहे हो आप? समझ आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। करवाऊं नेक्स्ट लॉ या यहीं तक रखें? सर करवा दो। सर सर यहीं तक रखो। कितने बच्चे चाहते हैं यहीं तक रखें? कितने बच्चे चाहते हैं? चलो पोल पे जवाब दो, यस और नो।
कितने बच्चे चाहते हैं यहीं तक रखना है भाई। और करवा दो खुशी तन्मय, बस तन्मय ने तो इतना पढ़ लिया ना कि तन्मय जो है, क्या ही बोलूं मैं इसको, इसने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि अब इसके दिमाग में वो चीजें लोड ही नहीं हो रही। चलो जी करवा देते हैं फिर। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर करवा दो, नहीं बस वाले मेरे ख्याल से ज्यादा है। तो बच्चे 10 में से 7 बच्चों बोल रहे हैं कि करवा दो, तो फिर करवाना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ओ ये क्या चल गया? एक सेकंड वेट करना। हेलो हेलो। हाँ यूवी, ट्यूशन आएगी ना बच्चे? ट्यूशन आइए दे यार, तू 4 बजे आया। ठीक। ठीक है बच्चे, देखो नेक्स्ट टाइम हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है, मैंने ये भी करवाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड की जब फॉर्मेशन होती है वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती है, उसकी प्रोपोर्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे तो वो जो है हमारे पास कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट हमारे पास ए है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी है, वो दोनों कंबाइन करके एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सी। ठीक है, तो कंपाउंड हमें पता है, ये डेफिनेशन आपने लिखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में भी मेरे ख्याल से। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी? कंपाउंड की। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है क्या? कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी रेशियो जो है हमेशा क्या रहती है इसकी? हमारे पास कांस्टेंट रहती है। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहता है कि इसमें जो हमारे पास ए और बी की रेशियो होगी, ये रेशियो का साइन है भाई, ऐसे डिजाइन डाला है, तो ए और बी की जो रेशियो होगी सी में, ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इसे हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी थी, वाटर की एग्जांपल याद करो, मैंने बोर्ड पे समझाया था कि किस तरह से इसकी रेशियो फिक्स रहती है। अगर मैं इसकी रेशियो को चेंज करूंगा तो ये वाटर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन की रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 1:8 रहती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एक्चुअली 1:8 आया कैसे? ये मास की बात कर रहा है भाई, ये मास की बात कर रहा है कि जैसे हाइड्रोजन का मास होता है हमारे पास 1 यूनिट, ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16 यूनिट। तो हमारे पास अगर फार्मूला लिखूं वाटर का तो ये हमारे पास H2O। तो अगर हाइड्रोजन की मास की बात करूंगा तो रेशियो बनेगी 1 × 2 रेशियो 16। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2:16। तो इनको मैं डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो किस रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होंगे? हमेशा 1:8 में होंगे। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर हम 9 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें भी इतनी ही ऑक्सीजन। कौन बोला है? सर मैं बोला। राजवर्धन, राजवर्धन ना। हाँ जी सर। देखो बच्चे वाटर, वाटर H2 को पता है वाटर होता है। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन का मास हमारे पास है 1 यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास है 16 यूनिट। ठीक है, अब हाइड्रोजन को अगर, हाँ क्या बोल रहा है देना? ठीक है, अगर हम बात करेंगे, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो बच्चे इसमें जो हाइड्रोजन वो कितने हैं? 2 है। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। याद करो कल मैंने आपको मोल कंसेप्ट जब समझाया था मल्टीप्लाई वाला। पता था। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेशियो, अगर मैं इसकी रेशियो लेना चाहता हूं ऑक्सीजन के मास के साथ, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 1 जा 2 होता है, तो इसको मैं 2:16 बन जाएगा मेरे पास। क्या बन जाएगा? 2:16 बन जाएगा। तो आपने रेशियो पढ़ी हुई है ना 8th क्लास में, रेशियो चैप्टर था आपका मेरे ख्याल से 7th में मेरे ख्याल से। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 1 जा 2, तो 2 8 जा कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो अगर इसकी नई रेशियो क्या बन जाएगी? 1:8। तो एग्जिस्ट करेगा वाटर जो है, जब भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा रेशियो 8 में ही एग्जिस्ट करेगा। जो होगी हमारी बाय, रेशियो कैसे होगी बच्चे? ये हमारी बाय मास। क्लियर है बच्चे आप सभी को?
अभी है किसी को डाउट हो? नो सर। बच्चे अभी वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल सर अगर ऑक्सीजन हमारे का पास मास कैसे 2 ग्राम लगता? वाटर है, अगर हमारे पास, भाई ये याद करने पड़ते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपको जब हम कैसे मास निकालते हैं नंबर। ये सच्चा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला करवाया चैप्टर ये वाला, सर इसमें मैंने इंटू मास टू निकालना करवा सिखाया था सकते आपको। सबका इंटू 2 नहीं होता, किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा जो होते हैं। ऑड होते हैं उनको इंटू 2+1 करते हैं, सीखा था। आप उसको बाद में छोड़ो, कईयों का डेसिमल में भी होता है वेट। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। हेलो। हाँ हेलो नमस्ते भैया। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिसको तो सारी पूजा का और पूछिए 5 मिनट पहले। 1:30 बजे करा निकले 5 मिनट पहले पूछा है। हाँ जी, हाँ जी, इसे पूछ तो 1:30 बजे करा निकले बा। ए दीक्षित इंदा वेट करा था ना, क्या बोलते दिबू हुंदा बाहर। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया ठीक है, ओके। छुट्टी कितने बजे हुई थी? 5 साढ़े 5 बजे। 5 साढ़े 5 ठीक हाँ है। हाँ जी। हेलो। तो 9 ग्राम अगर वाटर मेरे पास होगा तो बच्चे इसमें हम मान के चलेंगे कि 1 ग्राम इसमें हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्लियर है बात? अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो इसकी क्या रेशियो बनेगी, मैं आपको बता देता हूं। अमोनिया का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चे NH3 होता है, NH3। और अमोनिया में नाइट्रोजन का वेट है 14 यूनिट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अमोनिया की रेशियो क्या बनेगी बाय मास। आंसर देना है आपको सेक्शन में, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा फिर बड़ा होश। अध्ययन तू हमेशा मेरे से आगे क्यों चलता है? जब आप आइसोटोप और आइसोबास में पहुंचेंगे मैं समझा दूंगा भाई, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे। जैसे स्टेप बाय स्टेप सिलेबस है वैसे ही मैं चलाऊंगा ना। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है प्लीज उसका आंसर चैट बॉक्स में सारे लिखेंगे। सर क्या क्वेश्चन रेशियो बताना इसकी दोबारा। बनेगी और सामने स्क्रीन पे चल भाई। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बैटरी लैपटॉप की डेड हो चुकी है। सेवन रेशियो टू कैसे आ गया तेरा भाई? NH3 है। आप सब लोग ना इसे बहके दे रहे हो, मैं क्या बोलूं। वेरी गुड। आराध्या 4:1 कैसे आ गया तेरा? आपसे बच्चे ऐसी ऐसे आंसरों की उम्मीद नहीं थी मेरे को। आप सिंपल रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। रिशांत क्वेश्चन को फिर से चेक करो बच्चे। NH3 है, मास नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट है। और सारे बच्चे आंसर दो। कहा है ये अध्ययन? अध्ययन का आंसर नहीं आया अभी तक। दृश्य का आंसर नहीं आया। गुरलीन, मनस्वी, 4 कैसे आ रहा है तेरा? अध्ययन 4 कैसे आ रहा है? जब NH3 है तो 4 कैसे आएगा तेरा? सर गलती से लिख दिया, 3 लिखना था। मनस्वी, राबिया वेरी गुड, खुशी, रिशांत वेरी गुड, निहारिका
तन्मय, तन्मय ऐसा व्यक्ति है जो नकल भी नहीं मार सकता। शिवांश, आराध्या बच्चे आपको कहीं पे डाउट है? आपका आंसर गलत आ रहा है तो कहीं पे डाउट है आपको? आराध्या माइक ऑन करो अपना। सर मुझे लगा कि वो हाइड्रोजन का मास 14 नहीं 12 है। मुझे लगा आपको हाइड्रोजन का मास तो एटलीस्ट याद होना चाहिए यार। हाइड्रोजन का 1 यूनिट हम कब से यूज करते आ रहे हैं इसको, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया, यहाँ पे भी मैंने लिख के दिया। शिवांश लिख रहा है NH3। शिवांश NH3 आंसर कैसे आ सकता है तेरा? क्लियर है बच्चे यहां तक सभी को? तन्मय, तन्मय भाई क्लास में है तू? तन्मय आप क्लास में हो? तन्मय आप क्लास में हो कि नहीं हो? यस सर। तेरा आंसर क्यों नहीं आया? तो बच्चे मास याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं मास जो है आपको बस इतना सीखना है कि कैसे जो है रेशियो, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे बात? क्लियर है सभी को? जो हमने आज लॉ पढ़े हैं ये सारी चीजें आपको जो है एकदम टिप्स पे होनी चाहिए कि आपसे अब कोई भी पूछ ले तो आपको फटाक से आना चाहिए कि इसका ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्लियर है? अगर आप 9th का बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आगे आपको केमिस्ट्री में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपको लगता है कि क्या ही है यार, ये क्या ही हो जाएगा नहीं करेंगे तो। अगर आप आज नहीं करोगे तो आपको आगे जाके साइंस से नफरत हो जाएगी। अगर आपको इस चीज तो अपने, अगर आपसे सीनियर है ना कोई 10th में, तो उनको पूछना जिन्होंने 9th में मस्ती मारी थी, या उनसे पूछ लेना जिन्होंने 11th में मस्ती मारी थी और 12th में जाके अभी उनके क्या हाल है। क्या फिर आपको क्या होगा, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे जाके परेशानी आएगी। और मैं ये जो लॉज हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं ना, डिट्टो लॉज 11th क्लास में आपके पास थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में, सेम डिट्टो लॉज आपको 11th क्लास में जाके पढ़ने हैं तो थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में। डेफिनेशंस तो सेम ही रहेंगी, जो स्टेटमेंट्स हमारे पास है ये एकदम सेम रहेंगी, इसमें से कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, उस पर पूरा दिमाग पूरा फोकस लगाना है। टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है घर पे, मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप कोई मुश्किल क्वेश्चन उठा लोगे तो क्या ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप जो है आपका IQ लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो अगर आपने आगे जाके कंपटीशन लड़ना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा ध्यान जो है फोकस करना है, तो इधर उधर सारी चीजें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि आपके पास, अगर आप पढ़ रहे हो किसी और फील्ड को छोड़कर, इसका मतलब आपके पास एक ही टारगेट है, पढ़ना। अगर आप किसी में माहिर होते तो आप वहां पे होते इस समय। अगर आप क्रिकेट में माहिर होते, आप क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट सीख रहे होते। आप फुटबॉल में माहिर होते तो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल सीख रहे होते। लेकिन आपने अपनी चॉइस रखी है कि मेरे को, मैं पढ़ने में माहिर हूँ, मैं चीजों को कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो इसलिए आपको अपने दिमाग को तेज करना है और आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा बार बार पढ़ना है। क्लियर है बात? तो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। तो अपने आप ख्याल रखना है बच्चे, मौसम बहुत खराब है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से सारा कुछ ठीक हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगहों से कनेक्टिविटी पता नहीं कितनी देर के बाद हमारी जो है
फिर से जुड़ पाएगी। इसलिए अपना ध्यान रखना है। अगर कहीं पे, और ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ क्या ही हो जाएगा, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये नेचर है, नेचर किसी को बख्शता नहीं है। बिल्कुल खुशी जी, थैंक यू। हम भी अपना ख्याल रख ही रहे हैं, तभी आपकी क्लास ले पा रहे हैं समय। ठीक है, तो किसी को किसी तरह का कोई डाउट होगा, लेकिन जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सिर्फ उसी का डाउट मैं स्कूल में लूंगा और उसको रिजॉल्व करूंगा। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ये आप लोगों को अगर कंप्लेन होती है मेरी कहीं पे, तो आप लोगों को बोलेंगे सर ने ऑनलाइन पे पढ़ाया था लेकिन ये बच्चे प्रेजेंट नहीं थे। क्लियर है? तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी वजह से किसी का टाइम वेस्ट क्यों करना है हमने क्लास में? आप लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करना है क्लास में? भाई हमने तो क्लास लगाई ना। किसी तीसरे बच्चा बोलेगा सर आपने तो क्लास ली नहीं, तो उसे अपने आपने भी जो थोड़ा सा, ठीक है, तो पढ़ो इस चीज को। कहीं पे दिक्कत आती है, मेरा फोन 24 घंटे चलता है, ठीक है, व्हाट्सएप नेट 24 घंटे मेरा ऑन रहता है। जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं उनको पता ही है, तो इसलिए कभी भी मेरे को मैसेज या कॉल आप कर सकते हो। क्लियर है बात? चलो, थैंक यू। अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे। ओके सर, आगे क्या लिखा है ये राबिया तूने? HTLDVADUD, ये क्या लिख रही है? चलो टाटा बाय बाय। फ्लाइंग से टाइप हो गया, से फ्लाइंग चप्पल आ रही है तेरे पास। बाय 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 बाय, टाटा।